जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समर्पण बैच के अंतर्गत कक्षा 12वीं का जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित सादा नीरा पढ़ने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम लेखक के बारे में जानेंगे, समझ ना, जो कि संक्षेप में हम लोग हर पाठ पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं, समझ ना। तो आइए थोड़ा सा जगदीश चंद्र माथुर के बारे में संक्षेप में ही हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। जन्म इनका 16 जुलाई 1917 में हुआ था। निधन इनका 14 मई 1978 में। निधन तो नहीं लगभग पूछता है, जन्म से ही पूछता है लगभग। जन्म स्थान कहाँ है भैया? शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में, समझ रहे। शिक्षा एमए अंग्रेजी से किए हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। 1941 में ICS परीक्षा उत्तीर्ण हुए, समझ ना। सन 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया, समझ ना, यही किए। ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक रहे। फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर भी कार्य किया, समझ ना। और सम्मान इनको विद्या वारिधि के उपाधि से विभूषित किया गया। कालिदास अवार्ड और बिहार राज्य भाषा पुरस्कार से नवाजा गया है, समझ रहे, सम्मानित किया गया है, बात समझ ना इनके। और जगदीश चंद्र माथुर एक प्रतिभाशाली लेखक, नाटककार, संस्कृति कर्मी एवं प्रशासक थे, समझ ना। उनका कार्यक्षेत्र बिहार था और वे साहित्य संस्कृति के संसार में बिहार की ही विशिष्ट प्रतिभा के रूप में जाने जाते थे, समझ ना। तो ये हो गया इनके बारे में संक्षिप्त परिचय। देखिए, लेखक लिखते हैं अमृतलाल वेगर। अजीब है यह पानी, इसका अपना कोई रंग नहीं, समझना, पर इन धनुष के समस्त रंगों को धारण कर सकता है। इसका अपना कोई आकार नहीं, पर असंख्य आकार ग्रहण कर सकता है। इसकी कोई आवाज नहीं, पर वह चाल उठता है, और हो तो उठता है तो इसका भयंकर वज्र निनाद दूर दूर तक गूंज उठता है। गतिहीन है, पर गतिमान होने पर तीव्र वेग धारण करता है और उन्मत्त शक्ति और अपार ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। उसके शांत रूप को देखकर हम ध्यान अवस्थित हो जाते हैं, तो उग्र रूप देखकर भयाक्रांत जीवनदायिनी वर्षा के रूप में वरदान बनकर आता है, तो विनाशकारी बाढ़ का रूप धारण कर जल तांडव भी रचता है। अजीब है यह पानी, समझ ना। अमृतलाल वेगर के द्वारा ये रचित है। ये कहाँ अपना बात कहे हैं, समझ ना। तो अब हम लोग सीधा चलते हैं शीर्षक पर, और यहाँ से हम लोग आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं, समझ ना। अभी तक आप लोग पीछे का कंटेंट नहीं देखे हैं, क्लास नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ सकते हैं। हालांकि जो भी जो क्लास है एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये नहीं कि पिछला वाला नहीं देखे तो ये वाला आपको समझ में नहीं है कि साहित्य है, समझ ना। तो हर विषय की अपनी एक रूपरेखा होता है, शैली होता है समझने का। देखिए, वो सादा नीरा। तो सादा नीरा, सादा मतलब में हमेशा, और नीरा मतलब जल। तो देखिए, सादा नीरा जो होता है ना, ये मतलब देखिए, ये संस्कृत के दो शब्द से बना है, सादा और नीरा, समझ रहे ना। और इसका अर्थ हो गया भैया, क्या होगा? सादा मतलब हमेशा, तो हमेशा पानी वाला नदी या हमेशा प्रवाहित होने वाली नदी, समझ रहे ना। और इसका एक अलग भी अर्थ होता है, दूसरा भी, करतोया नदी भी होता है, समझ ना। और प्राचीन काल में नारायणी नदी को सादा नीरा के नाम से जाना जाता था, समझ ना। तो ये सब आइए अब हम लोग देखते हैं, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, तब हम लोग को पता चलेगा कि लेखक को इस पर क्या अपनी राय है, और उस समय इस लेखक ने किस तरह के विषय पर जोर दिया है, उस पर हम लोग करेंगे, समझ ना। चलिए,
बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में चंपारण क्षेत्र की भूमि पुरानी भी है और नवीन भी, कुछ नए हैं तो कुछ पुराने भी है। हिमालय की लहटी में जंगलों की गोदी में उतार कर मानव शैशव सुलभ अंगों और मुस्कान वाली धरती ठुमुक ठुमुक कर चलना सिखा रहा है। नए खेत, नई पैदावार और बीज बीज में प्लास साल एवं अन्य, थोड़ा इसको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, एवं अन्य जंगली वृक्षों की भटकी सी पांते दूर दूर तक समतल की गई भूमि ट्रैक्टर की आतुर उंगलियों ने मानो जिसे परिहित वसना कर दिया है। तभी तो लाज से सिकुड़ी सी इन नदियों में जल नाम मात्र को रह गया है। बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई यह धराएं जो कभी वनश्री के ढके वक्ष स्थल में किलकती रहती है। अब ये किलकती नहीं है, या तो लाज में गड़ी निष्पंद सरकती रहती है, या बरसात के दिन उन्मत्त यौना वीरांगनाओं की भांति प्रचंड नर्तन करती है। मसान, सिकराना, पंडई, भुजाएं फैलाकर उसी मानव के पौरुष को ललकारती है जिसने उन्हें निर्वसन किया है। सन 62 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है, उन्हें रामचरितमानस में कैकेयी के क्रोध रूपी नदी की बाढ़ की याद आ गई। बात समझे ना, 1962 की बाढ़ की जिक्र किया गया है। लेकिन 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध इन नदियों के किनारे किनारे पाटलिपुत्र से मौर्य और शाक्यों को उपदेश देने जाया करते थे, तब ये नदियां संयमित थी। घना जंगल था और वृक्षों की जड़ों में पानी रुका रहता था। बाढ़ आती थी पर इतनी प्रचंड नहीं। पिछले 600-700 साल में महावन जो चंपारण से गंगा तक फैला हुआ था, कटता चला गया। ऐसा ही जैसे अगिनत मूर्तियों का भंजन होता गया, वृक्ष भी प्राकृतिक देवी वनश्री की प्रतिमाएं वसुंधरा भोगी मानव और धर्मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। धर्मधामानव भी थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है मुझे भी। एक कहानी सुनी। यहाँ 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक कर्नाट वंश का राज्य था। प्रथम राजा नान्यदेव चालुक्य नृपति सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य के सेनापति नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर जाए और फिर यही बस गए। इस तरह सुदूर दक्षिण का रक्त और संस्कृति इस प्रदेश की निधि बने। कितने लोग इतिहास में इस कमियाई प्रक्रिया से परिचित है। कर्नाट वंश के राजा हरिसिंह को 1325 ईस्वी में मुसलमान आक्रमणकारी गियासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा। विशाल आक्रमणकारी सेना जंगल के किनारे खड़ी थी। हरिसिंह देव का दुर्ग वन की गहराई में निश्चल छिपा हुआ था। वह घना वन मजबूत और मोटी परचीरों से अधिक दुर्बोध जाना पड़ा। सुल्तान घोड़ों से उतरा और तलवार से उसने एक विशाल बिटप के तने पर आघात किया। उसके गिरते ही बिजली सी दौड़ गई। उसके सैनिकों में और हजारों तलवारें घने वन के वृक्षों पर टूट पड़ी।
देखते ही देखते जंगल के बीच राख खुलती चली गई। हरि सिंह देव का गढ़ अपना घोंसला खो बैठा और उन्हें नेपाल भाग जाना पड़ा। तब से जंगल जो कटने शुरू हुए तो कटते ही आ रहे हैं। नीचे धरती उपजाऊ मिलती है, राशि राशि सस्यों की खान, जहाँ बीज डालने भर की दरकार है। घने जंगलों की स्मृति में मानव पैदावार ललक उठती है। यो चाहे 700 वर्ष पूर्व आक्रमणकारी की तलवार ने जंगी के द्वार खोले थे, तब तो हल और ट्रैक्टर ही धरती के खजाने को अनावृत कर रहे हैं। समझ रहे ना? तो ये अपना जिक्र कर रहे हैं। इस धरती के निवासी भी प्राचीन और नवीन के मिश्रण है। जान पड़ता है आदिकाल से आने जाने वालों का तांता बांधा रहा है। जंगल से छीनी गई धरती को जोतने के लिए पुष्ट हाथ थे, प्रायः बाहर से ही आते रहे हैं। पिछले 500-700 वर्षों में थारू और धांगर जातियां यहाँ आकर बसी। थारुओं के उद्भव के विषय में अनेक मत हैं। वे लोग अपने को आदिवासी नहीं मानते। थारू शब्द को थार राजस्थान से निकला मानते हैं। समझ रहे ना? थारू शब्द जो कि राजस्थान का निकला मानते। हो सकता है भैया ऐसे प्रश्न आपको वैकल्पिक में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में। समझ रहे ना? धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया। नील की खेती के सिलसिले में ये लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार में लाए गए और वहाँ की आदिवासी जातियों ओराव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज है। धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में है भारे का मजदूर। समझ रहे ना? इनके लोकगीतों में 200 वर्ष पूर्व के महाप्रस्थान की कथा बिखरी पड़ी है, जब नील के खेतों पर काम करने के लिए अंग्रेज साहब और रामनगर के तत्कालीन राजा उन्हें यहाँ लाए और उसके बाद वर्षों तक इन्होंने लगभग गुलामी का जीवन बिताना पड़ा। आपस में धांगर मिश्रित ओराव भाषा में बात करते हैं और दूसरों से भोजपुरी या मधेसी में। दक्षिण बिहार के गया जिले में भूइयाँ लोग भी इसी भांति नील की खेती के लिए हिमालय की तलहटी में लाए गए। ये आदिवासी नहीं, संभवतः मुसहर वर्ग के अंग हैं। इन कर्मठ मजदूरों से नील कोठियों के दासों की भांति काम लेते थे, किंतु संपदा में भागी ये कभी न बन पाए। समझ रहे ना? आने वालों का तांता बांधा ही रहा। आक्रमणकारियों से त्रस्त राजकुल के वंशज आजीविका के खोजी आदिवासी और हरिजन मजदूर उर्वरा भूमि से संपदा प्राप्त करने के अभिलाषी पंछाही जमींदार तथा वे गोरे साहब, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के इस अज्ञात कोने में अपना निजी वैभवशाली साम्राज्य स्थापित कर रखा था। सभी को आश्रय दिया इस भूमि ने। समझ ना? पिछले 10-12 वर्षों में एक नया त्रस्त समुदाय यहाँ आया। पूर्वी बंगाल के शरणार्थी चंपारण में शायद पहला प्रयास किया गया। पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को निश्चित योजना के अनुसार बसाने का थारुओं को और धांगरों के बीच यह सहज श्यामला
भूमि उनकी विंध्याचल बनी है। बिच्छरू माता के सुखद संस्पर्श की स्मृति धान के खेतों में इन्हें मिली और हिमालय की पदस्थली पर मानो गंगा सागर ने चरणोदक उंडेला। इतिहास की उंगलियों ऐसी बीना पर थिरकी जिसकी हर झंकार एक अलग स्मृति की प्रतिध्वनि है। समझ ना भैया। उस दिन चंपारण के एक सुदूर गांव में, सुदूर समझे ना, बहुत दूर में इस बीना की विविध रांगनी सुनने को मिली। थारुओं की अनुपम गृह कला, धांगड़ों का नर्तन, पूर्वी बंगाल के पुनर्वासित किसानों के करुण कीर्तन। यद्यपि मेरे अनुरोध पर एक देहाती प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, तथापि थारुओं की कला, मूलतः उनके दैनिक जीवन का अंग है। जिस पात्र में धान रखा जाता है वह सींक का बनाया जाता है कई तरह के रंगों और डिजाइनों के साथ। सींक की रंग बिरंगी टोकरियों के किनारे सीप की झालर लगाई जाती है। झोपड़ी में प्रकाश के लिए जो दीपक है उसकी आकृति भी कलापूर्ण है। शिकारी और किसान, समझ है ना भैया, इतना नहीं सब जो किस लोग का ऐसा मतलब बनाते हैं लोग ना। किसान के काम के लिए जो पदार्थ भूज से बनाए जाते हैं उनमें भी सौंदर्य और उपयोगिता का अद्भुत मिश्रण दिखाई पड़ा किंतु सबसे मनोहर था नववधू का एक अनोखा अलंकरण, जो मात्र आभूषण ही नहीं, हर पत्नी दोपहर का खाना लेकर पति के पास खेत में जाती है। नववधू जब पहली बार इस कर्तव्य को निभाने जाती है तो अपने मस्तक पर एक सुंदर पीढ़ा रखती है जिसमें 3 लटें वेणियों की भांति लटकी रहती है। हर लट में धवल सीपों और एक बीज विशेष के सफेद दाने पिरोए होते हैं। पीढ़े के ऊपर सींक की कलापूर्ण टोकरी में भोजन रखा होता है। टोकरी को दोनों हाथों से संभालने जब लाज भरी सुहाग भरी वधू धीरे धीरे खेतों की ओर अपने पग बढ़ाती है तो सीप की वेणियों रजत कांकनों की भांति झंकृत हो उठती है और सारा गांव जान लेता है कि वधू अपने प्रियतम को कलेव कराने जा रही है। इस मधुर और संस्कृति की अपेक्षा धांगड़ों का सामाजिक जीवन अधिक प्रखर और उल्लासपूर्ण है। स्त्री पुरुष दोनों ढलती शाम के मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्य करने लगे। ओराव नृत्य से मिलते जुलते ही नृत्य होते हैं धांगड़ों के, किंतु कुछ निजी विशेषताएं भी है। मर्द अपने दाहिने हाथ में रंगीन रुमाल लिए उसे हिलाते जाते हैं। समझ है ना, एक प्रकार के नृत्य के मतलब में क्या बोलते हैं, नृत्य का वर्णन कर रहे हैं। यह नेपाल का प्रभाव जान पड़ता है। गीतों में कल्पना और चित्रोपमता अधिक जान पड़ी। भाषा में भोजपुरी और ओराव का मिश्रण था। नृत्य के बीच बीच में कुछ लड़के तरह तरह के पशुओं की आकृति बनाकर आते हैं और गीतों की मधुर व्यंजना के बीच प्रहसन की
छवि जाते हैं। रीछ, शेर, हिरण इन निसर्ग प्रेमी नर्तकों के बीच हिल-मिल कूदक रहे। लगा कि सदियों की नागरिक सभ्यता के अनगिनती पर्दों उठ गए और निर्बोध नर नारियों की आदिम किंतु सुषमा भरी झांकी मिली। और उसके बाद पूर्वी बंगाल के कीर्तन गंभीर विषादपूर्ण वातावरण में अनादि गुंज का स्रोत बह निकला। भागीरथी के नाविकों की याद प्रतिध्वनित होने लगी। चंपारण के खलिहानों और जंगलों में वर्षों बाद शायद उन कीर्तनों की ऊर्ध्व ताने छोटी होती जाए। शायद इनका विषाद स्मृति की रेखाएं मलिन हो जाए और उल्लास की कड़ियों मुखर उठे। उल्लास। रात बीत चली और दिवस का संघर्ष अंधेरे के पर्दे के पीछे सजग हो उठा। धरती देती है किंतु यहाँ का जनजीवन समृद्ध नहीं बन सका। बेतिया राज की जमींदारी में तो अंग्रेज ठेकेदार बन गए और 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया। नील से ही उन दिनों रंग बनते थे और इसलिए नील की पाश्चात्य देशों में बहुत मांग थी। लाखों की संपदा उन अंग्रेज ठेकेदारों के हाथ लगी किंतु रायत का कोई लाभ नहीं हुआ। बेतिया राज से बहुत कम अदायगी पर हजारों एकड़ जमीन इन गोरे ठेकेदारों ने ली। ठेठ देहात में इनकी भव्यता कोठियां खड़ी हो गई। किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई गई। हर 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती। हाँ, 3 कट्ठिया पद्धति आप लोग पढ़िएगा इतिहास में, समझ ना। 3 कट्ठा नील की खेती के लिए हर किसान को रखना लाजमी था। 20वीं सदी के प्रारंभ में जब केमिकल रंगों के इजाद होने पर नील की मांग कम हो गई, तब भी जब जबरदस्ती चलती रही और 3 कट्ठिया से, देखो आपको बोले थे ना, 3 कट्ठिया से छूट जाने के किसानों को मजबूर किया गया कि वे मोटी रकमें गोरे ठेकेदारों को दे। चंपारण और कुछ आसपास के इलाकों में इन नीलहे साहबों का निष्कंटक साम्राज्य था। उन दिनों जिस रास्ते पर बाबा साहब की सवारी जाती, उस पर हिंदुस्तानी अपने जानवर नहीं ले जा सकते थे। यदि किसी रैयत के यहाँ उत्सव या शादी विवाह होते तो साहब के यहाँ नजराना भेजना पड़ता। साहब बीमार पड़ता तो रैयतों से इलाज के लिए वसूली होती। साहब हाथी खरीदता तो रैयत को अपनी गाढ़ी कमाई में से कुछ न कुछ देना होता। अमोलवा कोठी के साहब का नाम था एमन। भीषण आतंक था एमन साहब का। किसी भी रैयत की झोपड़ी में आग लगा देना, किसी को जेल में ठूंस देना, यह सब रोज का काम था। तत्कालीन शासन नीलहे गोरे के हाथ का पुतला था। उन दिनों उत्तर बिहार में दौरा करने वाले अफसरों के लिए देहात में डाक बंगले नहीं बनते थे। वे सभी साहबों की कोठियों में ठहरते थे। दक्षिण बिहार के बाकी विचारों का असर चंपारण में देर से पहुंचे, इसलिए गंगा पर पुल बनाने की स्कीम में तत्कालीन शासन ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और
ये वर्षों तक चंपारण में गोरे नीलहों का राज्य ब्रिटिश साम्राज्य की छत्र छाया में पनपता रहा। समझे ना। और आतंक और दयनीय समृद्धि और बेबसी के उस आलम में सन 1917 के अप्रैल मास में एक बिजली सी कौंधी। समझे ना। 1917 चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा स्वयं राजेंद्र बाबू ने लिखी है। स्वतंत्र युद्ध के महानाटक के उस नांदी पाठ में मानो सूत्र रूप में संघर्ष और विजय की सारी गाथा ही समा गई। यहाँ उसका ब्यौरा नहीं लिखूंगा, पर मई सन 62 में मुझे एक अभूतपूर्व सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तीर्थ यात्रा पर निकला, उन सभी स्थानों की रज लेने जहाँ गांधी जी ने सन 1917 का अभियान किया था। उस तीर्थ यात्रा में मुझे सत्संग मिला कुछ उन महानुभावों को जो सन 17 में गांधी जी के साथ थे। सोने में सुहागा मोतिहारी में मिले थे श्री राम दयाल शाह, गांधी जी के रहने सहने का प्रबंध जिनके हाथों हुआ था। वे श्री हरवंश सहाय जो मुजफ्फरपुर से मोतिहारी गांधी जी के साथ गए थे और उन वकीलों में जो थे उस आंदोलन में उनके सलाहकार रहे। लौटने पर मुजफ्फरपुर में श्री राम नवमी प्रसाद से मुलाकात और देर तक बातें हुई। रामनवमी बाबू और राजेंद्र बाबू उन दिनों गांधी जी के साथियों के अग्रण्य थे। जिस तेजस्वी किसान के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया, वह राजकुमार शुक्ल सन 17 के पहले से ही श्री राम दयाल शाह, श्री रामनवमी प्रसाद और श्री हरवंश सहाय इत्यादि के संपर्क में आया था। राजकुमार शुक्ल की सन 30 के आसपास मृत्यु हो गई, किंतु मेरा अविस्मरणीय अनुभव रहा सुदूर भीतरी हरवा गांव। समझ ना, ये यहाँ पर वैशाली में है। समझ ना। सुदूर भीतरी हरवा गांव में यह गांव अमलोवा के निकट है, जहां सन 17 में एमन साहब की तूती बोलती थी। गांधी जी चंपारण की रैयत को भय और अत्याचार के चंगुल से बचाने का प्रयत्न कर रहे थे। समझे ना। तब उन्होंने ग्रामीण जनता की सामाजिक अवस्था के सुधार का श्री गणेश प्रारंभ किया। समझे ना। श्री रामनवमी प्रसाद ने बताया कि एक दिन किसी गांव में किसानों की शिकायतों का अध्ययन करने गांधी जी जा रहे थे उनके साथ। समझे ना। दूर जाना था, हाथी पर दोनों सवार थे, कड़ी धूप थी। तभी गांधी जी ने ग्रामों की दुर्वस्था को दूर करने में शिक्षा की महत्ता पर अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि जब तक ग्रामीण बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक केवल आर्थिक समस्याओं का सुलझाने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि वे चंपारण में कुछ ग्रामीण विद्यालयों की स्थापना करना चाहते हैं। थोड़े दिन बाद उन्होंने 3 गांवों में आश्रम विद्यालय स्थापित किए, बड़हरवा, मधुबन और भीतरीहरवा। समझ रहे। देखिए, इस सबसे प्रश्न आने की संभावना है, इसको देख लीजिएगा। कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं को 3 गांवों में तैनात किया। वे कार्यकर्ताओं आए गुजरात और महाराष्ट्र से। कहाँ से है भैया? गुजरात और महाराष्ट्र से। बड़हरवा का विद्यालय विदेश में शिक्षा प्राप्त इंजीनियर श्री बवनजी गोखले और उनकी विदुषी पत्नी अवंतिकाबाई गोखले ने चलाया। साथ में देवदास गांधी भी थे। मधुबन में गांधी जी ने गुजरात से
हरिदास पारिख और उनकी पत्नी तथा अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई को भेजा। कुछ दिन आचार्य कृपलानी भी वहां रहे। भितरिहरवा के अध्यक्ष थे बायोदृष्ट डायरेक्टर देव और सोमन जी। बाद में वहां पुंडलिक जी गए। स्वयं कस्तूरबा भितरिहरवा आश्रम में रही और इन कर्मठ और विद्वान स्वयंसेवकों की देखभाल करती रही। समझ ना, इन विद्यालयों का आदर्श क्या था, इस बारे में गांधी जी ने एक पत्र लिखा चंपारण के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर को, जिससे शिक्षा संबंधी उनके आदर्शों पर प्रकाश पड़ता है। मैंने इन स्कूलों में किसी तरह का नापा तुला पाठ्यक्रम चालू नहीं किया, क्योंकि मैं तो पुरानी लीग से हटकर चल रहा हूँ। वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और है मानता हूँ। छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय यह पद्धति उन्हें बौना बनाती है। अपने प्रयोग में वर्तमान पद्धति के गुणों का ग्रहण करते हुए मैं उसके दोषों से बचने की चेष्टा करूंगा। मुख्य उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो और चरित्र उनका निष्कलुष हो। मैं तो इसे ही शिक्षा मानता हूँ। अक्षर ज्ञान तो इस उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन है। अक्षर ज्ञान का समझ है ना, एक प्राप्ति का एक साधन मात्र है। जीविका के लिए जो बच्चे नए साधन सीखना चाहते हैं उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इरादा यह नहीं है कि शिक्षा पा लेने के बाद ये बच्चे अपने वंशगत व्यवसाय को छोड़ दें। जो ज्ञान वे स्कूल में प्राप्त करेंगे उसका उपयोग खेती और ग्रामीण जीवन को परिष्कृत करने में होगा। कुछ ही समय के लिए सही गांधी जी इन आदर्शों को भितरिहरवा में भी कार्यान्वित करने की चेष्टा की गई। समझ ना, उसी भितरिहरवा में मैं पहुंचता हूं और मेरा भाग्य देखिए कि उसी दिन वहां मौजूद थे श्री पुंडलिक जी। सन 17 में इन्हीं पुंडलिक जी को गांधी जी के बेलगांव से बुलाया। भितरिहरवा आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए और ग्रामवासियों के दिल से भय दूर करने के लिए वे लगभग 1 साल रहे और फिर अंग्रेज सरकार ने मिले उन्हें जिले से निर्वासित कर दिया। लेकिन इतना समय बीत जाने पर भी हर दो तीन साल में अपने पुराने स्थान को देखने पुंडलिक जी आ जाते हैं। उनके शिष्य भी मौजूद हैं। वृद्ध हो चले हैं, किंतु पुंडलिक जी का तेजस्वी व्यक्तित्व, बलिष्ठ शरीर, दबंग आवाज साक्षी है उस अग्निशिखा के जिसने गांधी जी के शीतल बंधन में बंध जाना मंजूर किया। पुंडलिक जी ने वह कमरा दिखाया जहां बैठकर गांधी जी काम करते थे और वहां मेज जिस पर शायद उन्होंने चिट्ठियां लिखी। एक मठ के निकट यह आश्रम है। गांव में गांधी जी को आश्रम देने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। समझ ना, गांधी जी जब आश्रम
ये क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कई सारे आंदोलन का आरंभ किए थे, समझ है ना। मठ के महंत ने एक महुए के पेड़ के नीचे जगह दी। गांधी जी ने खटिया बिछाई, चारपाई, और बाद में एक झोपड़ी बनाई जिसमें डॉक्टर देव आकार रहे और आश्रम को चलाते रहे। उस झोपड़ी को एमएन साहब के कर्मचारियों ने जला भी दिया। बाद में वह खपड़ौल का भवन बना जो अब भी बहुत कुछ मौलिक अवस्था में है। कस्तूरबा यहाँ रहकर आश्रम के कार्यकर्ताओं की देखभाल करती। गांधी जी प्रायः बेतिया और मोतिहारी में ही रहते। पुंडलिक जी के 3-4 शिष्य भी मिले और पुंडलिक जी ने सन 17 के अपने रोचक अनुभवों की कथाएं भी सुनाई। एक दिन एमएन साहब इनके आश्रम में आया। कायदा था कि साहब जब आए, समझ है ना, तो गृहपति उसके घोड़े की लगाम पकड़े। पुंडलिक जी ने कहा, नहीं, उसे आना है तो मेरी कक्षा में आए, मैं लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा। पुंडलिक जी ने गांधी जी से सीखी निर्भीकता, और वही निर्भीकता उन्होंने गांव वालों को दी। चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान यही निर्भीकता थी। आज जब हम स्वतंत्रता के वातावरण में स्वच्छंदता का विनर्तन देखते हैं तो शायद हम उस निरंकुशता के आतंक का अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं जिसकी छाया में हमारे अगणित देशवासी से इन ग्रामीण अंचलों में काल्यापान करते थे। गांधी जी ने उस दुर्बंध अंधकार को चीर दिया, किंतु उसी चंपारण में उनकी दूसरी सीख को हमारा शिक्षित समाज हृदयंगम नहीं कर सका। मैंने गांधी जी का तत्कालीन पत्र व्यवहार अंशतः पढ़ा है। एक भी वाक्य ऐसा नहीं लिखते थे जिसके तथ्य की उन्हें पूरी जानकारी न हो। अधिकांश पत्र अंग्रेज अधिकारियों को लिखे गए थे। उनके पास तरह तरह की खबरें आती, अतिरंजनापूर्ण है ना। देखिए, थोड़ा सा कहानी टाइप का, बहुत मतलब थोड़ा सा समझ ना, ये थोड़ा सा बहुत मतलब ये क्या बोलते हैं, दीर्घ है, बहुत लंबा कहानी है, लंबा इंदो भाई थोड़ा सा पढ़ना होगा, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रहें, समझ है ना। आजकल का जमाना होता तो लोग उन खबरों को समाचार पत्रों में छापते, क्रोधपूर्ण दोषारोपण करते, या यूट्यूब से वायरल करते, या व्हाट्सएप पर भेजते, इंस्टा पर पोस्ट करते, समझ है ना। फेसबुक का जमाना है भैया, सोशल मीडिया का। किंतु गांधी जी हर बात को तोलते, स्वयं सत्यापन करते, बिना छानबीन किए किसी भी मामले पर नहीं लिखते। समाचार पत्रों में अपनी इंक्वायरी के समाचार बहुत कम देते। किसी गांव से अत्याचार की खबर आती तो वहां जाकर खुद पूछताछ करते, या राजेंद्र बाबू, अनुग्रह बाबू, धरणीधर बाबू इत्यादि से जांच कराते। असल में जब सन 1916 की लखनऊ कांग्रेस में लोगों ने उनसे चंपारण की त्रस्त जनता के संबंध में प्रस्ताव रखने को कहा तो बोले, अपनी आंखों से देखे बिना, इन बातों की जांच पड़ताल किए बिना मैं इस मामले में नहीं पड़ूंगा। नीलहे साहब के बंगलों में जाकर उनकी बातों को भी सुनते। यही वह सत्य था जिसका आचरण उनके जीवन का संबल था, समझे ना। आज तो बिना जांच पड़ताल के दोषारोपण करना ही सामान्य व्यवहार है। आज तो छोटी सी बात को बढ़ाकर समाचार पत्रों में एवं गुमनाम चिट्ठियों में लिख भेजना मामूली बात है।
आज सत्य धूलि सरित पड़ा है, जैसे भितरियावा में आश्रम भी उपेक्षित है। कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानो विस्मृति के हाथों में अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। गांधी निधि गांधी जी द्वारा पावन किए गए स्थलों में कुछ स्मारक बना रही है, लेकिन क्या यहाँ कोई तीर्थ टिक पाएंगे? भितरियावा के पास ही रामपुरवा है, जहाँ ध्वस्त पड़े हैं 2 अशोक स्तंभ, एक पर सिंह था और दूसरे पर बैल। पुष्ट मौर्य काल के नमूने। शायद रामपुरवा कोई बौद्ध तीर्थ स्थल रहा हो। गंडक नदी के किनारे कई बौद्ध स्थल है। कुशीनगर, लोरिया, नंदनगढ़, अरेराज, केसरिया, जानकीगढ़ और वैशाली। कुशीनगर गोरखपुर जिले में है। अब कुशीनगर स्वतंत्र जिला है, एक बन गया है, जहां गंडक को नारायणी कहा जाता है। अब नदी कई मील हट गई है। भगवान बुद्ध की निर्वाण छाया की वह मूर्ति निस्संदेह विराट है। संभवतः इस मूर्ति और मंदिर का निर्माण ईसा की प्रथम या द्वितीय शताब्दी में उन्हीं लोगों ने कराया जिन्होंने बोध गया का मंदिर बनवाया था। जिस स्थान पर कुशीनगर के निवासियों ने तथागत के शरीर को भस्म किया था, वहां एक ध्वस्त स्तूप खड़ा है। तथागत की भस्म के ऊपर गंडक नदी के आसपास अनेक स्तूप बने, अनेक स्मारक बने। गंडक के पूर्व तट पर बिहार में नंदनगढ़ का विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है। इसका मुकाबला जावा का बड़बदूर का मंदिर ही कर सकता है। अभी तक इसका काल निर्णय नहीं हो पाया है। 82 फुट ऊंचे 1500 फुट वृत्ताकार इस स्तूप के शीर्ष स्थल के निकट मैंने वह स्थान देखा जहां एक छत्राकार स्मारक के भीतर कांसे के बर्तन में भोजन पत्र पर लिखी 4वीं शताब्दी की एक बौद्ध पांडुलिपि पाई गई थी। थोड़ी ही दूरी पर अशोक का बनाया हुआ लौरिया नंदनगढ़ का शीर्ष स्तंभ है। मेरे विचार में यह अशोक का सबसे कलापूर्ण स्तंभ है। लेख भी स्पष्ट है। इस लेख और उससे कुछ दक्षिण में अरेराज स्तंभ पर अंकित लेखों में शासन के सिद्धांतों का प्रतिपादन है। महामात्रों को जनता के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका आदेश है। पशुवध की मनाही की गई तत्कालीन कमिश्नरों को अपने कर्तव्य और आदर्शों की याद दिलाई गई। आजकल का कमिश्नर मैं गगन स्पर्शी सिंह की भंगिमा और उसके नीचे खुद लेखा को देखते देखते मानो 2200 वर्ष पहले की परपाती किंतु करुणदंत स्वर की प्रतिध्वनि सुन पा रहा हूँ। वह स्वर आज भी कितना खरा है, आज के अधिकारी वर्ग के लिए भी कितना चुनौतीपूर्ण है। लौरिया नंदनगढ़ से ही एक ही नदी रामपुरवा और भितरियावा होते हुए उत्तर में नेपाल के निकट भिखनाथोरी तक जाती है। नाम है पंडई नदी और शायद इसी के सहारे भगवान बुद्ध और बाद में अनेक भिक्षु भिखना शब्द से सामान्य देखिए जाते थे। लुम्बिनी और नेपाल, फैहवान और हनसांग भी इसी पद से आए थे। लौरिया नंदनगढ़ निश्चय ही एक विशाल पावन
स्थल रहा होगा। अनेक टीले खुदाई की प्रतीक्षा में सदियों का रहस्य अपने हृदय में छुपाए पड़े हैं। लौरिया के दक्षिण में अरेराज, अरेराज के दक्षिण में केसरिया और फिर वैशाली। यही तो वह पथ था जिसमें भगवान बुद्ध अपनी अंतिम यात्रा पर गए थे। अपनी परम प्रिय नगरी गणतंत्री लिच्छवियों की राजधानी वैशाली में अंतिम दर्शन के लिए भगवान ने अपने समस्त शरीर को गजराज की तरह घुमाया और बोले, आनंद तथागत का यह अंतिम दर्शन है। लिच्छवी का रास्ता रोककर खड़े हो गए। बीच में नदी आ गई। तथागत ने अपना भिक्षा पात्र उन्हें दे दिया। इसी वैशाली में अम्रपाली ने तथागत को अपना आम्रकानन समर्पित किया था और इसी वैशाली में जैन धर्म के तेजस्वी तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। आज जैन समाज अपनी इस पुण्य धरोहर को भूल गया है। ऐसे ही जैसे पौराणिक धर्मावलंबी हिमालय की तलहटी में भैंसा लोटन यहाँ पर है भैया, क्या बोलते हैं भैंसा लोटन, पूर्वी चंपारण में, चंपारण में ही है, पूर्वी या पश्चिमी, लेकिन चंपारण में ये भैंसा लोटन की महत्ता को भूल से देखे गए हैं। जहाँ हिमालय की छोटी पहाड़ियों के बीच गंडक चट्टानों दीवारों के बीच गुजरती है, वहाँ मैंने देखा घड़ियालों का निवास स्थल। किंवदंती है कि गजग्राह की लड़ाई वहीं शुरू हुई। पंचनद नदी गंडक से वहीं मिलती है। पंचनद की कुछ ऊपर तमसा नदी मिलती है। वही शायद वाल्मीकि आश्रम है। अनेक ध्वस्त मूर्तियां बिखरी पड़ी है। इस गंडक के सहारे चलिए तो 173 मील की दूरी पर पटना के सामने सोनपुर के निकट गंगा के संगम पर हरियर क्षेत्र मिलेगा, जहां कहते हैं गजग्राह का युद्ध समाप्त हुआ था। यहीं पर गजग्राह का विश्व प्रसिद्ध हरियर क्षेत्र मेला लगता है ना, सोनपुर में ही, समझ ना। तो यही है, पटना के सामने हुआ और गज का संकट मोचन हुआ। वर्तमान और अतीत की अंधहीन कड़ी है गंडक नदी। न जाने कितने महात्माओं और संतों ने इसके किनारे तप और तेज पाया, किंतु गंडक कभी गंभीर न बन सकी और इसलिए इसके किनारे तीर्थ स्थल भी अस्थायी न रह सके। हिमालय के चरणों में त्रिवेणी, समझना, भैंसा लोटन से लेकर सोनपुर के हरियर क्षेत्र तक गंडक के किनारों पर ऐसे तीर्थों की मानो समाधियां बिखरी पड़ी है, जो शायद अवसर मिलने पर अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा, काशी बन जाती। पर गंडक तो उच्छृंखल कन्या ही रही। ज्येष्ठा सहोदरा गंगा का गांभीर्य इसे सुहाया ही नहीं। अब अतीत की कौन स्मृतियां गंडक ने छोड़ी है। भवन नहीं, मंदिर नहीं, घाट नहीं। हवाई जहाज से गंडक घाटी के दोनों ओर नाना आकृति के ताल दिख पड़ते हैं, कहीं उथले कहीं गहरे, किंतु प्रायः सभी सस्य श्यामला। धरती रूपी गगन के विशाल अंतस्तः में ठिठकी हुई बदहालियों की भांति टेढ़े मेढ़े परंतु शुभ्र एवं निर्मल उन तालों को कहते हैं चौर, समझ रहे ना। और मन चौर उथले ताल हैं जिसमें पानी जाड़ों और गर्मियों में कम हो जाता है और खेती भी होती है। मन विशाल और गहरे ताल हैं। मन शब्द मानस का अपभ्रंश है। गंडक के उन श्रृंखल नर्तन के समय बिखरे हुए आभूषण है। मानो यह मन और चौर। बाढ़ आई तटों का उल्लंघन कर दी।
कर नदी ने दूसरा पथ पकड़ा। पुराने पथ पर रह गए ये चौर और मन जिसकी गहराई तल की स्पर्श कर धरती हृदय से स्रोत को फोड़ लाई, वही मानस बन गए। समझे ना। ऐसा ही एक ताल है सरैया मन। बेतिया नगर से 4 मील दूर कच्ची और उबड़ खाबड़ सड़क है। हम लोग पहुंचे एक मनोरम जंगल के किनारे। त्रयोदशी का चांद अपना साम्राज्य फैलाया हुआ था। बेतिया राज्य ने इस जंगल को सुरक्षित रखा और अब यह 130 एकड़ रकबे का अभय क्षेत्र है। जंगल विभाग की ओर से सागौन, यूकलिप्टस, आम इत्यादि के वन लगाए जा रहे हैं। एक नर्सरी भी है, किंतु प्राचीन जंगल को भी सुरक्षित रखे जाने की कोशिश की जा रही है। 1 मील वन पथ पर चलने के बाद हम मन के किनारे पहुंचे। विशाल ताल, बीच में द्वीप और 3 ओर जलराशि। नौका बिहार को निकले। नन्ही लहरियों पर चांदनी के प्रतिबिंब खगोत बार बार झलक दिखाकर अंतर्धान हो जाते। नौका आगे बढ़ी। सामने रजत राशि, निशिमी, बाई तरफ द्वीप और कमलपत्र और दाएं घने वृक्ष जिनकी छाया मानो नौका को ग्रसने को आतुर थी। बीच धारा में पहुंचने पर नाविकों ने कहा, जल पीजिए, बड़ा स्वास्थ्यवर्धक है। बात यह है कि शताब्दियों से यहाँ किनारे पर लगे जामुन के वृक्ष समूहों से जामुन के अगिनत फल गिरते रहे हैं और इस तरह श्रेया मन के जल और वैधक सिद्धांत के अनुसार शोध होता रहता है। बेतिया नगर से अनेक अमीर बीमार इस जल को घरों में मांगते हैं। समझ है ना। श्रेया मन का जल स्थिर है, निबद्ध है, किंतु गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है। जिसने इतने तीर्थ तोड़े, क्या वह कोई वरदान दे सकेगी उन संख्य प्राणियों को जो इसकी घाटी में संघर्ष और अभाव का जीवन बिताते रहे हैं। चंपारण जिलों में मोटर से घूमते हुए जहां मैंने इतने ध्वस्त स्तूप, मंदिर और स्तंभ देखे हैं, वहां एक और भी प्रकार की परचीरें जगह जगह मस्तक उठाए दिख पड़ी। ये ईंटों और पत्थरों के निरूपाय खंडहर नहीं है। इन पर प्राचीन लिपियों में लेख भी नहीं, लेकिन नए कुदालियों और फावड़ों की छाप, नए पौधों की छाप है इन पर। ये परचीरें गंडक घाटी योजना की नहरें के तटबंध, जिन्हें लाखों मजदूर तैयार कर रहे हैं। एक होगी पश्चिम नहर 120 मील लंबी, जिसका 11.5 मील नेपाल में पड़ेंगे। समझ है ना। 68.5 मील उत्तर प्रदेश, गोरखपुर और देवरिया जिले में, और शेष बिहार के सारण जिले में। समझ है ना। सारण जिले, छपरा जिलों को। पूर्वी नहर की लंबाई 155 मील होगी। इसके द्वारा नेपाल और तिरहुत मतलब समझना प्रबंध, तिरहुत के विशाल क्षेत्र की आबापासी होगी। इसके अलावा नेपाल के लिए एक पावर हाउस भी बनेगा। भैंसा लोटन से यह नहरें निकलेगी और वहां लगभग 3000 फुट लंबा बराज बन रहा है, जिसके ऊपर से सड़क और रेल ले जाए जाने की संभावना है। कुल मिलाकर 41.49 लाख एकड़ जमीन की आबापासी इन नहरों से
होगी। कुल व्यय होगा लगभग 40 करोड़ रुपए। भैंसा लोटर में भारतीय इंजीनियर जंगल के बीच इस नवीन जीवन केंद्र का निर्माण कर रहे हैं। प्राणवान विद्युत तुल्य सिराओं का जाल फैला रहे हैं। मोटर बोट गंडक के वक्ष स्थल को चीरकर आगे बढ़ रही थी और इंजीनियर मुझे बराज और नहरों की टेक्निकल बातें समझा रहे थे और मैं सोच रहा हूँ शायद युग युगों से ही होती आई गज और ग्राह की लड़ाई का अंत होने जा रहा है। दैन्य और अभाव का ग्राह के विकराल मुख में फंसे जन समुदाय का संकट मोचन करने के लिए एक अजय पौरुष उक्त नारायण के विराट रूप का निर्माण हो रहा है। ये नहरें ही उस नारायण की अनेक भुजाएं हैं। बिजली के तारों का जाल है, जाल ही तो उसका त्राणकर्ता है, चक्र है। और मैं मन ही मन नमस्कार करता हूँ इन इंजीनियरों को, विश्वकर्माओं को, मजदूरों को, जो भगवान के इस नूतन विराट के रूप में विधाता है, जिनकी बुद्धि और परिश्रम की गाथा कवि और कलाकार अंकित करे या ना करे, लेकिन जिनकी बनाई मूर्तियां में प्राण का संचार होते ही सदियों से भग्न मंदिर विज्योतित हो उठेंगे। वो सदानीरा, वो चक्रा, वो नारायणी, वो महागंडक युगों से दिनहीन जानता इन विविध नामों से तुझे संबोधित करती रही। तेरी चिरचंचल धाराओं ने उनकी आराधनाओं के कुसुम अगिनत तीर्थों को ठुकरा दिया, पर आज तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है उसकी नींव बहुत गहरे है, इसे तू न ठुकरा पाओगी। मतलब देख रहे हैं ना, सादा नीरा है, बीच में क्या है, मतलब आज़ादी का जिक्र किया गया, समझ रहे ना, नदियों का संगम, यहाँ सोनपुर मेला का भी जिक्र किया गया, गजग्राह का लड़ाई हो, नदी का, भैंसा लोटन का, ये तमाम तरह का बात है, समझ रहे ना। इसलिए देखिए, इसलिए बच्चे इसको पढ़ना नहीं चाहते हैं, समझ ना, साहित्य से। हालांकि इसे भी जो प्रश्न भी आते लगभग 20 से 30 अंक आते हैं लगभग, समझ है ना। तो इसलिए ज़्यादा इसमें आप लोग चिंतित नहीं होइएगा, बात समझ है ना। व्याकरण पर आप लोग को विशेष जोर देना होगा। एक बार शब्द नीति देख लीजिए। सदानीरा, जल से सदैव परिपूर्ण नदी, तलहटी घाटी, पढ़ित वसना, जिसके वस्त्र खींच लिए गए हो। वन सिरी, वन की शोभा, हरियाली, निष्पंद, शांत, अचंचल, स्थिर। उन्नत यौना, अलहड़ युवती, वीरंगना, वीर स्त्री, निर्वस्त्र, नग्न, निर्वस्त्रहीन। भंजन, भंग करना, तोड़ना या ध्वस्त करना। कमियाई प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया। प्रचार, दीवार, दुर्बंध, जिसके भीतर घुसना कठिन हो, जिसे ढाहना मुश्किल हो। विपट, वृक्ष, सास्य, फसल, दरकार, अपेक्षा, जरूरत। जंगी, योद्धा, लड़ाकू। अनावृत्ति, आघात, उधारा हुआ, बिना आवरण के, उद्भवत, जन्म, पैदाइशी। मधेसी, नेपाल की तराई में रहने वाले लोगों और उनकी भाषा। धातृत्व, पालन पोषण करने वाली धाय। पुनर्वास से फिर से बंसाया हो गया। कलेवा, नाश्ता। स्निग्ध, कोमल, चिकनी। चित्रोपम, चित्रों से जिसकी उपमा दी जाए, समझ ना। निसर्ग, प्राकृतिक स्वभाव। रायत, प्रजा। अदायगी, असूली। नजराना, भेंट उपहार। रज, रूल, है, घेरना और उपेक्षा के योग नीच। अतिरंजना पूर्ण, बढ़ा चढ़ा कर। आम्रकानन, आम का बगीचा। आबपासी, जल से सिंचाई, समझ ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम लोग का समाप्त हुआ। लगभग 1 घंटे का ये क्लास हुआ। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।